असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, जिसमें सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने जोड़ दिया है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप अपने रुचि के हिसाब से इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ है जो समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर से दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहली करंट है जो वो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑन 17 मई, मतलब विश्व दूरसंचार दिवस एवं सूचना दिवस। ठीक है, समाज में जो सूचना है उसका दिवस होता है 17 मई को, मतलब विश्व दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन का मतलब दूरसंचार दिवस, एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। World Telecommunication and Information Society Day is observed globally on 17th May every year। ठीक है, हर साल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया जाता है। मतलब विश्व दूरसंचार दिवस जो मनाया जाता है वो 17 मई को हर साल मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? द मेन एम इज़ टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज़ टू हेल्प टू रेज अवेयरनेस ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ दैट द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ICT कैन ब्रिंग टू सोसाइटी एंड इकोनॉमीज़। ठीक है, इसका मुख्य मकसद क्या है, मतलब मेन एम क्या है? वो ये है कि ये जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, ये क्या करता है? ये जागरूकता फैलाता है लोगों में और उनको ये बताता है कि जो हमारा इंटरनेट है वो कितना सक्षम है कि वो सूचना लाने में और एक दूसरे को संचार करने में, ठीक है, इधर से उधर किसी भी सूचना को संचार करने में ये बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। ठीक है, जिससे कि ये अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत बदलाव ला सकता है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है ICT। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का फुल फॉर्म जो है, सॉरी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है WTISD। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। The theme of World Telecommunication and Information Society Day 2020 is Connect 2030 ICTs for the Sustainable Development Goal SDGs। ठीक है, जो विश्व दूरसंचार दिवस का विषय है सन 2020 में वो क्या है? कनेक्ट 2030, मतलब पूरे विश्व को 2030 तक एक साथ जोड़ना, ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, मतलब जो हमारी ये दूरसंचार की चीज़ें हैं, जितने भी दूरसंचार के हमारे पास संसाधन है, इंटरनेट है, इसके थ्रू 2030 तक पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना ताकि पूरे विश्व का एक सतत विकास संभव हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास संभव हो सके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SDGs भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, मतलब ये जो विश्व दूरसंचार दिवस है इसका हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास यह है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे WID हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 17 मई सिंस 1969। मतलब ये हर साल 17 मई सन 1969 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इसको हर साल 17 मई को मनाया जाता है। कब से? सन 1969 से। ठीक है, द डेट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑन 17 मई 1865। ठीक है, ये 17 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 17 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन थी उसकी स्थापना हुई थी, तो उसकी सालगिरह के तौर पर हर साल 17 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 17 मई सन 1865 में। ठीक है, 17 मई 1865 में। ठीक है, और ये तब से मनाया जाता है इसी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। When the first international telegraph convention was signed in Paris, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय
दूरसंचार यूनियन बनी थी 17 मई 1865 में, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कहाँ? पेरिस में। ठीक है। इन 1973 द इवेंट वॉज फॉर्मली इंस्टीट्यूटेड एट ITU प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इन मलांगा टॉर्मेलोनीस, स्पेन। ठीक है, ये जो है एक आधिकारिक रूप से ये जो इवेंट है इसको मनाया गया कहाँ पर? ITU प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था ITU प्लेनीपोटेंशियरी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? स्पेन में मलागा टॉरिमोलिनोस। ठीक है, मलागा टॉरिमोलिनोस के एक जगह है स्पेन में, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर इसको आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? कि 17 मई को विश्व में पूरे विश्व में दूरसंचार दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 2005 द वर्ल्ड समिट ऑन द इंटरनेशनल सोसाइटी कॉल्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, 2005 में विश्व की जो एक मीटिंग होती है, विश्व समिट जो होती है, किस टॉपिक पे थी? इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे। ठीक है, सूचना समाज पे, यानी पूरा इसको बोलते हैं द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है WSIS, कॉल्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इन्होंने यूनाइटेड नेशन जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली है उसको बुलाया और वहाँ पे डिक्लेयर किया कि 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, द एम वॉज टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, इनका मेन एम क्या था, मतलब इनका मेन उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि ये उसकी अहमियत समझाना चाहते थे, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे आसपास इनकी अहमियत समझाना चाहते थे। एंड द वाइड रेंज ऑफ रिलेटेड सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ दैट हैड बीन रेज्ड बाय द समिट। ठीक है, और ये ध्यान दिलाना चाहते थे कि इन्होंने बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो इश्यूज़ रेज़ किए हैं, जो बहुत सारे अपने इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मैटर हैं जो इन्होंने रेज़ किए हैं, जो कि सामाजिक मैटर हैं और अर्थव्यवस्था के मैटर हैं, जो समिट ने रेज़ किए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पे। इस पे पूरी दुनिया का ध्यान जगाना चाहते थे। ठीक है, द UN जनरल असेंबली रिजॉल्व्ड इन मार्च 2006। ठीक है, उसके बाद में UN ने जो है क्या डिक्लेयर किया? मार्च 2006 में ये डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे वुड इंडीड टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन 17 में। ठीक है, 2006 में UN जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया और ये मान लिया कि विश्व सूचना दिवस जो है, विश्व सूचना समाज दिवस, वो हर साल 17 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, लेटर इन 2006 द ITU प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इन Antalya, Turkey has decided to combine both celebrations as World Telecommunication and Information Society Day, WTISD। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसको समझ लीजिए, मैंने पढ़ तो दिया ही, अब मैं आपको उसको शॉर्ट में और थोड़ा आसान शब्दों में समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले विश्व दूरसंचार दिवस अलग होता था। ठीक है, ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एक अलग दिन होता था और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे एक अलग दिन मनाया जाता था। ठीक है, मतलब विश्व दूरसंचार दिवस एक अलग दिन था और विश्व सूचना समाज दिवस एक अलग दिन था। ठीक है, बाद में 2006 में, ठीक है, ITU प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस, ये वही कॉन्फ्रेंस है जो पहले स्पेन में हुई थी, जब इन्होंने आधिकारिक रूप से 1973 में यह घोषणा की थी कि विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाएगा, यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने ही 2006 में, मतलब ITU प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहाँ पर हुई? अंटालिया में, टर्की में। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने कहा कि जो विश्व दूरसंचार दिवस है और विश्व सूचना समाज दिवस है, उन दोनों को एक साथ मिला करके दोनों को 17 मई को मनाया जाए। ठीक है, उसके पहले ये दोनों अलग अलग होते थे, तब 17 मई को सिर्फ विश्व दूरसंचार दिवस होता था। लेकिन 2006 के बाद से विश्व दूरसंचार दिवस और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी कि विश्व सूचना समाज दिवस, वो दोनों एक साथ मिला करके मनाए जाने लगे। कब? 17 मई को। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो हमें बताइए, हम फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारी अगली करंट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 17 में। ठीक है, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में।
ठीक है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप दिवस, ऑब्जर्व ग्लोबली, ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है 17 मई को, ठीक है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है और 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 17 मई इस तरह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है करंट के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 17 मई एवरी ईयर। मैं आपको अभी बताई कि पूरे विश्व में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। द मेन एम ऑफ सेलिब्रेशन इज द डे इज़ टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसको मनाया जाता है, ये है ताकि हम पब्लिक को, आम जनता को जागरूक करके बता सकें कि उच्च रक्तचाप होने से क्या क्या नुकसान है, ठीक है। टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर। आजकल उच्च रक्तचाप की समस्या धीरे धीरे बहुत आम होती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से फैलती जा रही है। तो इस दिन को मनाया जाता है ताकि हम जनता को, लोगों के बीच में यह पहुंचा सकें, उनको जागरूक कर सकें कि उच्च रक्तचाप होने से शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। एंड टू इनकरेज सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज़ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस साइलेंट किलर, ठीक है। और सबको ये इनकरेज करें, सबको ये चीज़ उनको सूचित करें और उनको ऐसा करें कि ऐसा उनसे कहें कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो, क्योंकि उच्च रक्तचाप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा साइलेंट किलर है। ये एक धीमा मारने वाला जहर है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके इंसान की सेहत को पूरी तरह से निगल जाता है, ठीक है। द डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार जब है कब मनाया गया था, ये मनाया गया था मई 2005 में, ठीक है। मतलब अगर हिस्ट्री पूछी जाए कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था मई 2005 में, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, WHD, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, ठीक है। किसका? WHD का, ठीक है। WHD, it is an initiative of World Hypertension League, WHL, an affiliated section of the International Society of Hypertension, ठीक है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है यह एक कदम है जो किसने लिया है? विश्व उच्च रक्तचाप लीग ने, ठीक है। ये एक संस्था है जिसने ये एक कदम उठाया है। एन अफिलिएटेड सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, ये एक भाग है, ठीक है। ये एक भाग है, क्या कौन भाग है? विश्व उच्च रक्तचाप लीग, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक भाग है किसका? अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी जो है उच्च रक्तचाप की, उसके अंडर में ये एक भाग है। ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाता है, ठीक है। इसका कदम था, इसने एक कदम उठाया विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाने के लिए, ताकि ये लोगों में जागरूकता फैला सके कि उच्च रक्तचाप होने से क्या क्या नुकसान है और ये किस तरह से एक मीठा जहर की तरह हमारे पूरी सेहत को धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020, ठीक है। विषय क्या है 2020 में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का? मेज़र योर ब्लड प्रेशर, आप अपना रक्तचाप न मापें, उसको कंट्रोल करें, ठीक है, उसको नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिएं, ठीक है। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। द थीम फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग हाई ब्लड प्रेशर, यह विषय जो है ये पूरे की पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित करता है बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप की तरफ, ठीक है। अवेयरनेस इन ऑल पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, और सभी जनसंख्या में, सभी देशों की जनसंख्या में इस चीज़ पे जागरूकता फैलाने का काम करता है। यह जो विषय बनाया गया है इस बार का, ठीक है। और विषय क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ठीक है। अपना ब्लड प्रेशर नापें, उसको नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द WHL हैज़ अनाउंस्ड, WHL का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग, ठीक है, विश्व उच्च रक्तचाप लीग, ठीक है, जो ये मनाती है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, मतलब विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। अनाउंस्ड दैट इट विल पोस्टपोन द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 अंटिल October 17, 2020 ड्यू टू ग्लोबल COVID-19 पैंडमिक, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने ये घोषणा की है कि वो जो अपना वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को जो मनाएगी, वो कब मनाएगी? वो 17 मई को मनाने की बजाय अब वो 17 अक्टूबर 2020 में मनाएगी, क्योंकि ये कोविड महामारी की वजह से, ठीक है। क्यों मनाएगी देर में? 17 अक्टूबर में क्यों मनाएगी? क्योंकि कोविड महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व में,
ठीक है, अब आगे देखते हैं इस करंट से निकल के जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ज़रूरी हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के प्रेसिडेंट कौन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी जो है उच्च रक्तचाप की, उसके अध्यक्ष कौन है? उनके अध्यक्ष का नाम है उनके अध्यक्ष का नाम है अल्टा स्ट्यूचे। ठीक है, स्ट्यूचटे, इनका नाम है अल्टा स्ट्यूचटे। आगे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन इस्टेब्लिश कब हुई थी, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी सन 1966 में। ठीक है, सन 1966 में इनकी नींव रखी गई थी और इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अल्टा स्ट्यूचटे। ठीक है, अब आगे देखते हैं HDFC ज़ुबैर इकबाल बिकम्स न्यू MD ऑफ J&K बैंक। ठीक है, HDFC के ज़ुबैर इकबाल जो थे उनको नया MD बनाया गया है, कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD चुने गए हैं HDFC के ज़ुबैर इकबाल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक। ठीक है, मतलब जो बहुत ही सीनियर थे, सीनियर उपाध्यक्ष हैं HDFC बैंक के, जिनका नाम है ज़ुबैर इकबाल, हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इनको नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD नियुक्त किया गया है जम्मू और कश्मीर बैंक का। ठीक है, किसने किया है इनको नियुक्त? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इनको जम्मू कश्मीर बैंक का नया MD नियुक्त किया है। ये इसके पहले क्या थे? ये HDFC बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उप अध्यक्ष थे HDFC बैंक के, क्या नाम था इनका? ज़ुबैर इकबाल। ठीक है, आगे देखते हैं, इकबाल विल हैव अ 3-year टेन्योर। ये 3 साल तक इस बैंक के MD बने रहेंगे। किस बैंक के? जम्मू कश्मीर बैंक के MD बने रहेंगे। MD के पद पर 3 साल तक कार्यरत रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, R.K. चिब्बर who currently holds the position of chairman and managing director CMD of J&K Bank will continue to serve as the chairman of the bank for next 3 years. The appointments are based upon the continuous directions by the RBI, Reserve Bank of India, to separate the position of chairman and managing director for better governance. ठीक है, अभी वहाँ पे R.K. चिब्बर जो हैं वो वहाँ के चेयरमैन हैं। ठीक है, वो वहाँ के अध्यक्ष हैं और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जो पोस्ट होती थी J&K बैंक में वो थी CMD, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही इंसान होता था जो R.K. चिब्बर जी थे। ठीक है, और वो अभी भी, ठीक है, अभी भी वो वहाँ के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बने रहेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के, लेकिन अब MD की पोस्ट पर इकबाल जी को तैनात कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों करना पड़ा? इसके पीछे ये रीज़न था कि RBI ने, यानी कि जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को अलग अलग कर दिया है। मतलब एक ही आदमी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रह सकता, इसलिए R.K. चिब्बर जी को चेयरमैन यानी अध्यक्ष बना दिया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए इकबाल जी को वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है, जो 3 साल के लिए अपने कार्यकाल में वहाँ पर बैंक में सेवा देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, द अपॉइंटमेंट्स आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डायरेक्शन बाय RBI टू सेपरेट द पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर बेटर गवर्नेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया, यही चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, कि RBI ने बोला है कि अब चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर की दोनों पोस्ट हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब एक ही इंसान अगर वो चेयरमैन है तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा, और अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो चेयरमैन नहीं होगा, ताकि बैंक में अच्छे से राज उसको संभाला जा सके। ठीक है, बेटर गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अच्छे से बैंक को संभाला जा सके, इसलिए RBI ने ऐसा बोला है कि दोनों पोस्ट अलग अलग लोग संभालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक हेडक्वार्टर, मतलब जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है श्रीनगर में। आगे, जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 1938। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंक जो है कब शुरू की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1938 में, एंड कमेंस्ड इज बिजनेस फ्रॉम 4 जुलाई 1939। और इसमें जो है बिजनेस की, धंधे की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 4 जुलाई 1929 से। ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर, भारत में। ठीक है, कश्मीर भारत में इसकी जो इसमें लेन देन का काम शुरू हुआ था वो 4 जुलाई 1929 से शुरू हुआ था, और की स्थापना या इसकी नींव कब रखी गई थी? वो रखी गई थी 1 अक्टूबर 1938 में। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 मई। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई। आगे देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 18 मई। हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। To raise awareness about the fact that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of culture and development of mutual understanding। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि संग्रहालयों को लेकर के और संग्रहालय क्या हिस्सा या फिर क्या अहम हिस्सा हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उस बात से पूरी की पूरी सोसाइटी को, समाज को जागरूक किया जा सके। ठीक है, कि जो संग्रहालय है वो मनुष्य के जीवन में कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं म्यूज़ियम का क्या रोल होता है हमारे पूरी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में। म्यूज़ियम्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, म्यूज़ियम्स में जो है हम पुराने साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। इनरिचमेंट ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिससे जो हमारा कल्चर है, हमारी सांस्कृतिक है, हमारा समाज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें म्यूज़ियम से, संग्रहालयों से पता चलती हैं। ठीक है, और हम एक दूसरे से या फिर हम अपने से, अपनी हिस्ट्री से म्यूचुअल एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कॉपरेशन एंड पीस अमंग पीपल, और हम अन्य देशों की सभ्यता को भी जान सकते हैं, या हमारे ही पूरे राष्ट्र में इतने सारे अलग अलग राज्य हैं, वहाँ की सभ्यताओं के बारे में जान सकते हैं। और जिससे क्या होगा, जिससे हमें चीज़ों को पढ़ने में, समझने में और वहाँ के लोगों से मिलने जुलने में और शांति बनाए रखने में आसानी होगी। ठीक है, द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड विद द थीम। 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है उसका विषय क्या था? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स। ठीक है, म्यूजियम्स किस लिए हैं? सब में समानता बनाने के लिए। ठीक है, और अलग अलग से इतनी सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग राज्य हैं, हमारे अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन सब चीज़ों में समानता लाने के लिए और हमारी समझ बढ़ाने के लिए। ठीक है, एंड इंक्लूजन्स। अब आगे देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इस बार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय क्या था, ये ज़रूरी है। ठीक है, और ये मनाया कब जाता है, ये ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने समझा दिया है वैसे, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप बताइएगा, मैं दोबारा से आपको समझा दूँगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम 40 ईयर्स अगो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पहली बार जब मनाया गया था वो आज के 40 साल पहले मनाया गया था। ठीक है, द डे इज सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल्सो फीचर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 1 म्यूजियम्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इस दिन को कैसे मनाते हैं? पूरे विश्व में मनाया जाता है। और कैसे मनाते हैं इसको? इसको मनाने के लिए बहुत सारे संग्रहालय जो हैं पूरे विश्व के, वो एक साथ आते हैं और एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, मतलब सारे म्यूज़ियम, सारे संग्रहालय जो इस पूरे विश्व में हैं, वो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं इस दिन को मनाने के लिए। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल जो है संग्रहालयों की? सुआन अक्सोए। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मुझे इसमें ये बतानी है कि ये जो आपकी इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे का ये है, इसके बारे में मैंने आपको अपनी हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 18 मई यानी इतिहास की 18 मई की घटनाओं के में भी बताया है। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है और वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी अगली करंट की तरफ। A book titled बुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी ऑथर्ड बाय फैंग फैंग। ठीक है, एक किताब है जिसका नाम है बुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इसको लिखा किसने है? ये लिखा है इसको फैंग फैंग ने। ठीक है, ये बुक का नाम है बुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि इस डायरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहाँ, ये डिस्पैचेस का मतलब ये निकली है क्वारंटाइन सिटी से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इसका नाम है तो इसको आपको एज इट इज़ याद करना होगा। ठीक है, ये लिखी गई है फैंग फैंग द्वारा। द बुक कॉल्ड बुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी ऑथर्ड बाय चाइनीज़ लिटरेरी राइटर फैंग फैंग। ठीक है, इसको लिखा किसने है? चाइना की लिटरेरी राइटर मतलब साहित्य लेखिका हैं एक, जिनका नाम है फैंग फैंग, उन्होंने इस किताब को लिखा है। This book is a compilation of online diary entries and social media posts that document 60 days of lockdown during COVID-19.
ठीक है। इस बुक में क्या क्या है, ये इस बुक में मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने को मिल सकती है अगर हम ये बुक पढ़ेंगे। इसमें है ऑनलाइन डायरी एंट्री, ठीक है, एंड सोशल मीडिया पोस्ट, जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो पोस्ट आते थे, कब, जब 60 दिन का लॉकडाउन था, ठीक है, जब कोविड-19 महामारी के दौरान चीन में, वुहान में 60 दिन का लॉकडाउन था, तो उस दौरान जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आते थे या फिर ऑनलाइन जो एंट्रीज़ होती थी डायरी लिखने के लिए, ये सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। कंपाइलेशन मतलब इस बुक की कंटेंट क्या क्या है, मतलब इसमें मौजूद क्या क्या है इस बुक में, ठीक है। द बुक वॉज पब्लिश्ड बाय हार्पर नॉन फिक्शन, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किसने किया है, मतलब लिखा तो फैंग फैंग ने है, लेकिन पब्लिश ने किसने किया है, हार्पर नॉन फिक्शन ने, ठीक है। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है कि इसको लिखा किसने है, फैंग फैंग ने। और ये बुक वहाँ से आई है जहाँ पर कोरोना वायरस सबसे पहले आया था, यानी कि वुहान में। इस बुक का नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, इसलिए ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है और इसके ऑथर और इसके पब्लिशर ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑन जनवरी 25, 2020, ठीक है, 25 जनवरी 2020 में, आफ्टर द चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लॉकडाउन इन वुहान, फैंग फैंग बिगैन पब्लिशिंग एन ऑनलाइन डायरी, ठीक है। जब 25 जनवरी 2020 में जब चाइना की जो सरकार है, चीन की सरकार है, उसने लॉकडाउन लागू किया वुहान में, फैंग फैंग जो कि इसकी ऑथर है बुक की, उन्होंने इस बुक को ऑनलाइन लिखना शुरू कर दिया। In the following days and weeks, authors' nightly postings gave voice to the fears, frustrations, anger and hope of million of our fellow citizens. ठीक है, जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीत रहे थे, तो जो इसकी ऑथर है यानी कि फैंग फैंग, उन्होंने इस बुक में अपनी वो आवाज़ लिखी जो हज़ारों लोग वहाँ पे डरे हुए थे, सहमे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, मतलब तंग आ चुके थे और गुस्से में थे, और उनमें एक आशा भी थी, ठीक है, उन सिटीजन्स को लेकर के जो बीमार हो चुके थे, विच रिफ्लेक्ट्स द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स्ड आइसोलेशन, ठीक है। इसमें क्या मानसिक तनाव के बारे में, मानसिक बदलावों के बारे में इस बुक में लिखा गया है, क्योंकि जब आप किसी को घर में ज़बरदस्ती कैद रखते हो तो उस दौरान उसके दिमाग में उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है या उसमें मानसिक बदलाव जो आते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। द रोल ऑफ इंटरनेट एज बोथ कम्युनिटी लाइफलाइन एंड सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्होंने इस बुक में अपने ये भी लिखा है कि जो इंटरनेट है उसने उस दौरान कम्युनिटी की तरह, मतलब पूरी सोसाइटी, समाज में एक जीवन रेखा का काम किया, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ही था जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे थे वुहान में, एंड सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और वो एक ज़रिया भी था जिससे गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत सूचनाएं प्रसारित हो रही थी, एंड द लाइफ ऑफ नेबर्स एंड फ्रेंड्स टेकन बाय डेडली वायरस, और जिन लोगों की ज़िंदगियां चली गई वो हमारे पड़ोसी थे, वो हमारे दोस्त भी थे, जो लोग इस कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु का शिकार हो गए, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी इस वुहान डायरी में लिखा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने इस बुक को लिखने की शुरुआत कब की थी, 25 जनवरी 2020 में, जब चाइना की सरकार ने वहाँ पर एक ज़बरदस्ती लोगों को घरों में रखने के लिए लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू सिक्योर्स 5th टर्म एज इजराइल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर 5वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू को नेता चुना गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ वॉन द इजराइल नेशनल इलेक्शन सिक्योरिंग अ रिकॉर्ड 5th टर्म इन ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल का राष्ट्रीय चुनाव जीता और 5वीं बार वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल संभालेंगे, आफ्टर अ कॉन्ट्रोवर्शियल पावर शेयरिंग डील विद राइवल टर्न्ड पार्टनर बेनी गैंट्स, ठीक है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल पावर शेयरिंग हुई किसके साथ में, बेनी गैंट के साथ में, इन्होंने इनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल पावर शेयरिंग है और उसके बाद में अब वो इनके साथ आ चुके हैं जिनका नाम है बेनी गैंट्स। प्रेसिडेंट रोवेन रिविलिन ऑफिशियली ग्रांटेड नेतन्याहू 2 weeks मैंडेट टू फॉर्म हिज गवर्नमेंट। जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रिविन, उन्होंने आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को 2 हफ्ते का समय दिया है ताकि वो अपनी सरकार बना सकें, ठीक है। फॉलोइंग विच नेतन्याहू अनाउंस द फाउंडेशन ऑफ हिज कोएलिशन गवर्नमेंट ऑन 17 मई 2020, जिसके तहत नेतन्याहू ने ये घोषणा की है कि वह अपनी सरकार 17 मई 2020 में बना लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अंडर द 3-year कंडीशन
डील, 3 साल की जो उन्होंने कोलिशन डील की है, मतलब दूसरी पार्टी के साथ में हाथ मिला के अपनी सरकार बनाई है, उसकी डील जो 3 साल की हुई है वो क्या है? नेतन्याहू विल सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द कमिंग 18 मंथ्स। अगले 18 महीने तक नेतन्याहू जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करेंगे, विच वुड कीप हिम इन पावर अंटिल नवंबर 13, 2021, जिसकी वजह से वो अपनी पावर में कब तक रहेंगे? 13 नवंबर 2021 तक। टिल देन बेनी गैंट्स विल सर्व एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तब तक जो बेनी गैंट्स हैं, जिसके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, जो ऑपोजिट के नेता थे, वो तब तक गृह मंत्रालय संभालेंगे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है, तब तक वो सैन्य मंत्री होंगे पूरे देश के। आफ्टर 18 मंथ्स बोथ ऑफ देम विल स्वैप देयर रोल्स। 18 महीने के बाद में दोनों अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, यानी नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे और जो दूसरे हैं यानी कि बेनी गैंट्स वो प्राइम मिनिस्टर की तरह अपना कार्यकाल संभाल लेंगे। ही विल बिकम डिफेंस मिनिस्टर वाइल गैंट्स विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी 18 महीने बाद जो भी नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं उसके बाद में ये गैंट्स जो हैं, बेनी गैंट्स, ये नए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब इस करंट से निकल के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही वो है कि इजराइल की कैपिटल यानी राजधानी क्या है? वो है जेरूसलम, और वहाँ पे जो मुद्रा यूज़ होती है वो यूज़ होती है इजरायली शेकेल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इजरायली शेकेल वहाँ की मुद्रा है और वहाँ की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और 18 महीने के लिए नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसके बाद में उनकी जगह बेनी गैंट्स लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी NRAI टाई अप विद .पे टू बिल्ड टेक प्लेटफॉर्म, ठीक है। NRAI इसका फुल फॉर्म है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय रेस्टोरेंट्स की जो पूरी की पूरी एक एसोसिएशन है भारत में, वो है NRAI, ठीक है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लगा दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। टाई अप विद .पे, ये किसके साथ में इन्होंने संधि बनाई है? .पे के साथ में, ताकि ये दोनों मिल करके एक टेक प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI हैज़ पार्टनर्ड विद फिनटेक स्टार्टअप .पे, ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप .पे है जिसके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप की है टू बिल्ड अप इट्स ओन टेक प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकें। दिस प्लेटफॉर्म इनेबल्स देम विद ऑनलाइन पेमेंट्स, इस प्लेटफॉर्म की वजह से रेस्टोरेंट्स में ऑनलाइन पेमेंट्स हो जाएंगे और डिजिटल ऑर्डरिंग भी हो जाएगी, यानी खाने की डिजिटल ऑर्डरिंग कर सकेंगे, बिल सेटलमेंट्स हो जाएंगे और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। डाइनिंग जो है, खाना वगैरह है, वो कॉन्टैक्टलेस हो जाएगा। .पे विल प्रोवाइड अस विद अ टेक सोल्यूशन, ठीक है। .पे जो है वो NRAI को एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस के साथ देगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस देने में उसकी मदद करेगा NRAI की। और इन्होंने क्यों ये पार्टनरशिप की है? ताकि जो डिजिटल पेमेंट हो, डिजिटल ऑर्डरिंग हो, बिल के सेटलमेंट्स हो, कॉन्टैक्टलेस मतलब बिना किसी चीज़ को छुए डाइनिंग हो जाए। इस वजह से जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, भारत की जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, उसने टाई अप किया है फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, NRAI इज़ एन एपेक्स बॉडी ऑफ फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री इन इंडिया। NRAI जो है वो एक बॉडी है, ठीक है, जो किस चीज़ की बॉडी है? खाने की और ड्रिंक्स की, फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री इन इंडिया, जो भारत में खाने की, खाद्य एवं पेय सामग्री है, उसकी इंडस्ट्री है, तो उसकी ये एपेक्स सबसे बड़ी बॉडी है। दिस पार्टनरशिप वुड डायरेक्टली टेक एंड एग्जिस्टिंग फूड टेक एग्रीगेटर्स जोमेटो एंड स्विगी, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है, इससे क्या होगा कि ये डायरेक्टली जोमेटो और स्विगी, जो आजकल ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड कंपनीज़ हैं, इनके साथ में डील करेगी। NRAI रिप्रेजेंट्स ओवर 5 लाख रेस्टोरेंट बिजनेस, जो ये नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसके अंडर में 5 लाख रेस्टोरेंट्स के बिजनेस आते हैं। इट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर डिफरेंट डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक कंपनीज़, ये और भी कंपनीज़ को देख रहा है जो डिलीवरी कर सकें जोमेटो और स्विगी के अलावा। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग सिनर्जीज विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
ठीक है। ये नए नए चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, टू प्रोवाइड एन ऑर्डरिंग फैसिलिटी एंड विजिबिलिटी फॉर रेस्टोरेंट पार्टनर्स, जिससे कि जो लोग हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए कैसे फूड ऑर्डर कर सकते हैं, क्या उनमें कोई ऑप्शन है जिससे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम से लोग खाना ऑर्डर कर सकते हैं रेस्टोरेंट से जहाँ से वो मंगाना चाहें, हु कुड पोटेंशियली बी इट्स मेंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे निकल के क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं कि इसका अध्यक्ष कौन है, NRAI का रियाज अमलानी। ठीक है, मतलब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसका अध्यक्ष कौन है, रियाज अमलानी। और NRAI फाउंडेड, इसकी नींव कब रखी गई, 1982 में। इसके हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। डॉट पे वॉज फाउंडेड बाय अर्स्टवाइल PayU को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शिलाज नाग। ठीक है, डॉट पे की नींव किसने रखी थी, जो इसके फाउंडर हैं और को फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, वो हैं शिलाज नाग। ठीक है, डॉट पे के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, गुड़गांव, हरियाणा में। और डॉट पे के साथ में NRAI ने एक पार्टनरशिप की है जिससे कि ये इनको ऑनलाइन बिजनेस में मदद करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगली करंट। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अप्रूव्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, आंतरिक संरचना की डिफेंस, ठीक है, भारत की आंतरिक मजबूती यानी सैन्य ताकत की एक स्कीम लाई गई है जिसको डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है। ठीक है, सैन्य मंत्रालय के मंत्री ने अप्रूव कर दिया है, जो कौन है, राजनाथ सिंह। A defense testing infrastructure scheme DTIS has been approved by the defense minister राजनाथ सिंह। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको ऊपर यहाँ पे बता दी है। द स्कीम विथ एन आउटले ऑफ ₹400 करोड़, इस स्कीम का जो बजट है वो है 400 करोड़ का, हैज़ बीन अप्रूव्ड टू ऑफर प्राइवेट सेक्टर डिफेंस। ये इसलिए अप्रूव की गई है ताकि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनको डिफेंस की सुविधा मिल सके। एंड एरोस्पेस कंपनीज़, और जो कंपनियां हैं जो एरोप्लेन या फ्लाइट्स बनाती हैं या उससे रिलेटेड उसके जो उसमें यूज़ होते हैं पार्ट्स वो बनाती हैं, उनके डिफेंस के लिए ये स्कीम लाई गई है 400 करोड़ की। किसने अप्रूव किया, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, फैसिलिटीज़ टू टेस्ट एज वेल एज वैलिडेट द वेपनरी डिज़ाइन बाय देम, ताकि ये जो बनाया गया है, ये स्कीम लाई गई है, इसके तहत जो डिफेंस है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज जो डिफेंस का सामान बना रही हैं और जो एरोस्पेस कंपनीज़ हैं जो सामान बना रही हैं, उसकी टेस्टिंग हो सके कि वो सही है या नहीं। द DTIS स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड टू प्रमोट इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी। ये स्कीम इसके तहत लाई गई है आत्मनिर्भर अभियान के तहत, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो भारत में ही बनाएंगे। ठीक है, उसके तहत ये लाई गई है जिससे कि इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी, ताकि भारत में आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हो सके ताकि हम अपनी सैन्य हथियार अपने ही देश में बना सके। इसके तहत ये स्कीम लाई गई है, स्पेशली अमंगस्ट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। कहाँ पर के लिए लागू है, ये है MSMEs के लिए लागू, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। अंडर दिस स्कीम द प्राइवेट सेक्टर विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू फैसिलिटीज सच एज सोफेस्टिकेटेड एंड कॉस्टली टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ऑफ फायर आर्म्स। इस स्कीम के तहत जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी ये इजाज़त मिलेगी कि वो ये जो फायर आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, मतलब ये सैन्य ताकत के जितने भी बंदूकें हैं, राइफल्स हैं, इन सबको बना सके, रडार्स बना सके, और गवर्नमेंट के खर्चे पे। ठीक है, एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। आगे देखते हैं। The Defense Testing Infrastructure Scheme intends to set up greenfield defense testing infrastructure as a common facility in defense industrial corridors। ठीक है, जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, जो ये स्कीम लाई गई है, राजनाथ सिंह ने ये लाई है स्कीम। इसका ये क्यों लाई गई है, ताकि ग्रीनफील्ड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक भारत में ही स्कीम तैयार हो सके जिसके तहत हम आत्मनिर्भर अभियान जो भारत के लिए बनाया गया है उसमें ये कदम बढ़ाया गया है। ठीक है, कॉमन फैसिलिटी इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर विद गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये सब चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर में क्या होंगी, और प्राइवेट सेक्टर भी इन सब चीज़ों में हिस्सा ले सकेगा और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में उनकी मदद करेगी। द स्कीम विल रन फॉर 5 ईयर। ये स्कीम जो है वो 5 साल के लिए होगी। एंड इन्वेस्टिजेज द सेटिंग अप 6 to 8 टेस्ट फैसिलिटीज़ इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 5 साल के बाद में 6 से लेकर के 8 फैसिलिटीज़ होंगी जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज से होंगी और वो सरकार के साथ में
सैन्य हथियार और बाकी चीज़ें बनाने में उनकी मदद करेंगी, रडार्स वगैरह। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, यानी केंद्रीय मंत्री कौन है सैन्य के, रक्षा मंत्रालय के, राजनाथ सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं अगली करंट। एनडीएमए डेवलप्स डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, एनडीएमए का फुल फॉर्म तो पहले जान लीजिए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम क्या होता है कि भारत में, या मतलब जैसे हमारी नेशनल है तो हम भारत की बात करेंगे, भारत की में जब कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया है या कोई साइक्लोन आता है या भूकंप आता है, तो उस टाइम पे ये मैनेजमेंट का काम करती है और उसके पीड़ितों को राहत देती है। ठीक है, ये एक डैशबोर्ड तैयार करी है जिसका नाम है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब इसके तहत ये किस पे काम करेगी, जो लोग आते हैं इधर उधर से माइग्रेंट होके, जैसे हमारे अभी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, ऐसे ये काम करेगी। क्या नाम है उस डैशबोर्ड का, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे देखते हैं, एन ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS has been developed by National Disaster Management Authority NDMA। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। द डैशबोर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NDMA, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, टू सिक्योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। मैंने अभी आपको बताया क्यों, ताकि ये जो प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, इनके आसानी के लिए, जैसे इस टाइम ये सब रोड से चल चल के लोग आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है सबको, प्रवासी मजदूरों को सरकार मदद नहीं कर पा रही है, तो उनकी मदद के लिए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने ये डैशबोर्ड बनाया है, जिस पर उन मजदूरों को लेकर के सारी जानकारी होगी, जिसके तहत उनकी मदद सरकार पूरी तरह से कर पाएगी और उन लोगों को आगे से ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, इन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाना है तो इनकी मदद करेगी सरकार, और इसके लिए उसने डैशबोर्ड बनाया है NDMA ने, जिसका नाम है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। A central repository on migrant workers would be maintained by the dashboard NMIS. It would also support in speedy interstate communication coordination to facilitate the smooth movement of migrant worker to their native places। मतलब ये जो डैशबोर्ड बनाया है, इसमें सरकार जो है प्रवासी मजदूरों का सारा डेटा, उनकी सारी सूचना इसमें एकत्रित करेगी, जिसके क्या होगा कि अभी जो प्रवासी मजदूरों को प्रॉब्लम हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, वो सारी की सारी जो है ख़त्म हो जाएंगी। इंटर स्टेट कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए उसके पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, वो सब सही हो जाएंगी। और जो माइग्रेंट वर्कर्स को इस टाइम पैदल चल करके अपने घर जाना पड़ रहा है, वो सब बहुत आसान हो जाएगा और आगे से उनकी बहुत ज़्यादा मदद होगी, उनको इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना इस डैशबोर्ड के ज़रिए नहीं करना पड़ेगा। इट ऑल्सो कम्प्राइजेज ऑफ एडिशनल एडवांटेजेस सच एस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इससे और भी जो फ़ायदे पहुँचेंगे वो है कि इनकी जो है ट्रेसिंग हो जाएगी इनके फ़ोन नंबर्स के थ्रू, कि ये लोग इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ठीक से हैं या नहीं हैं, विच मे बी बेनिफिशियल इन ओवरऑल कोविड-19 रिस्पॉन्स वर्क। ठीक है, जिससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा कि इस वक्त जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसके तहत इन लोग को ट्रेस करके अलग से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो बीमारी है, महामारी है, वो ज़्यादा फैलेगी नहीं और लोग, जो अन्य लोग हैं जो इसकी चपेट में आ जाते हैं, वो बच जाएंगे। With the help of data integrated in the dashboard, the state will be able to visualize how many people are going out from where and how many are reaching their destination state। ठीक है, इस डैशबोर्ड के ज़रिए सरकार को ये पता चल जाएगा ट्रेसिंग से कि कितने मजदूर हैं जो उनके राज्य से दूसरे राज्यों में गए हैं और कितने मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से उनके राज्यों में प्रवेश किए हैं। ठीक है, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी या आगे कोई भी अगर महामारी आती है तो उसमें उसको रोकने में, उस महामारी का प्रकोप रोकने में सरकार की मदद करेगा ऐसे डैशबोर्ड। ठीक है, और उन प्रवासी मजदूरों की भी मदद करेगा जिन लोग को इस वक्त मुसीबतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें उसका रीज़न बताइएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरी वीडियो में, अगर आपको कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। और बस इतना ही है। और अगर आपको इस करंट की PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।